नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस और मैं हूं आपके साथ नेहा। हमारे विशेष कार्यक्रम आपका शहर आपकी खबर में आप सभी का स्वागत है। फिलहाल खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि लोकसभा में भारी हंगामे के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने भ्रष्ट नेताओं पर शिकंजा कसने के लिए 3 नए बिल पेश किए हैं और ये बिल पास होने के बाद पीएम सीएम 30 दिन तक जेल में रहे तो उनकी कुर्सी चली जाएगी। यानी कि गृह मंत्री ने सदन में जैसे ही बिल रखा, विपक्ष ने भारी हंगामा शुरू कर दिया और कुछ सदस्यों ने बिल को फाड़कर गृह मंत्री की तरफ उछाला भी। फिलहाल बिल जेपीसी के पास भेज दिया गया है और हंगामे के बीच 2 टीएमसी सांसदों ने अपने साथ धक्का मुक्की का इस दौरान आरोप भी लगाया है। वहीं लोकसभा स्पीकर ने कहा है कि सीसीटीवी फुटेज से जांच कराई जाएगी। बता दें कि ये कानून बनने के बाद गंभीर आपराधिक केस में गिरफ्तार होने पर प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रदेशों के मंत्रियों को पद से हटाया जा सकेगा। कोई नेता ऐसे आपराधिक केस में गिरफ्तार होता है जिसमें कम से कम 5 साल की सजा हो सकती है और उसे लगातार 30 दिन तक हिरासत में रखा जाता है, तो 31वें दिन वो पद से हटा दिया जाएगा। और हाल ही में दिल्ली में मुख्यमंत्री केजरीवाल 6 महीने और तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी 2 महीने से जेल में रहे थे और लेकिन उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया और ये बिल आने के बाद अब ऐसे नेता कुर्सी पर नहीं रह पाएंगे। संसद में क्या कुछ हुआ और क्या रही नेताओं की प्रतिक्रिया, आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। केंद्र सरकार बुधवार को लोकसभा में 3 अहम बिल पेश करने वाली है। इन तीनों बिलों में सबसे अहम है कि अगर किसी गंभीर आपराधिक मामले में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या किसी मंत्री को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे उस पद से हटाया जा सकेगा। बिल के जरिए सरकार इसको लेकर कानून बनाने जा रही है। वहीं गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी संशोधन बिल 2025, 130वां संविधान संशोधन बिल 2025 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल 2025 को भी संसद में पेश किया जाएगा। तीनों बिलों को लेकर सियासी घमासान शुरू हो गया है। विपक्ष ने इन बिलों को लोकतंत्र की हत्या बताया है। This is only a diversionary tactics. This is a draconian law. This is not going to pass. This parliament is not going to pass this bill at all. They want to divert the attention of this entire electoral frauds and this yatra, Bihar yatra, Rahul ji's yatra. The minimum purpose is only that. है कि भाजपा को लगने लगा है कि वो कानून से भी ऊपर है। सबूत पेश करने की कोई जरूरत नहीं है, कन्विक्ट होने, कोर्ट द्वारा कन्विक्ट घोषित होने की कोई जरूरत नहीं है। हम सबने देखा कि कैसे अरविंद केजरीवाल जी को 6 महीना बिना प्रमाण, बिना सबूत, बिना जांच, बिना चार्जशीट दायर किए 6 महीने तक जेल में रखा गया, प्रताड़ित किया गया और कोर्ट में इनकी जांच एजेंसी एक भी सबूत नहीं रख पाई क्योंकि कुछ था ही नहीं। ईडी और सीबीआई को बंद पिंजरे में तोता कहा कोर्ट ने। आज एक एक करके सारी केसेस में क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर रही है इनकी जांच एजेंसी। बिल पास करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बिल में क्या लिखा है, बिल में क्या पॉइंट्स है, उसके ऊपर चर्चा होना चाहिए। क्योंकि जो भी बिल अगर ये इंडिपेंडेंट इंडिया को और डेमोक्रेसी को बचाने के लिए बिल्स लेके आएगा तो हम सब साथ में हैं। देखिए, ये जो 3 बिल आए आज इंट्रोड्यूस होंगे, हमारी पार्टी का मानना ये है कि ये थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स का, ड्यू प्रोसेस का और जो जनता को ये इख्तियार है कि वो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को अकाउंटेबल बनाए, ये सब चीज़ें उसके खिलाफ जाता है। बीजेपी सहयोगी दलों के नेताओं ने इन बिलों को सही करार दिया है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि ये बिल लोकतंत्र को मजबूत करेंगे। एक ऐसा विधेयक लेकर के आ रहे हैं जो आम नागरिकों के साथ साथ सभी बड़े नेताओं पर प्रभावी होगा। पहले केवल आम आदमी जब कोई कानून तोड़ता था या कोई अपराध कारित करता था तो उसी को पद से च्युत किया जाता था। अब सभी उच्च पदों पर बैठे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो सकेगी। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। पूरे देश में कानून है 164, जिसमें चीफ मिनिस्टर्स, स्टेट के जो मिनिस्टर्स होते हैं, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है टूवर्ड्स हाउस, उनका ओथ है, उनमें उनके खिलाफ कुछ मुकदमे हैं, गंभीर मुकदमे हैं। ये
पूरे देश में है। ये बिल्कुल स्वागत योग्य कदम है और मुझे लगता है कि ये परिस्थिति जो लोग संविधान बनाए होंगे कभी सोचे नहीं होंगे कि ऐसा भी दिन आएगा कि मुख्यमंत्री जेल जाएगा लेकिन फिर तिहाड़ से जाके शासन चलाएगा। ये तो कोई कल्पना नहीं किया होगा जब संविधान बाबा साहब बनाए होंगे कि ऐसे नेता भी आएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तीनों बिलों का प्रस्ताव संसद में पेश करेंगे। इन बिलों में प्रावधान है कि अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री को 5 सालों की जेल होती है तो गिरफ्तारी के 31वें दिन उन्हें पद से हटाया जा सकेगा। तो इसी खबर पर आगे बढ़ते हैं और विस्तार से इस पर चर्चा करते हैं। सदन में क्या कुछ हुआ है और जानकारी दे रहे हैं हमारे दिल्ली ब्यूरो चीफ प्रवेश शर्मा जो हमसे जुड़ चुके हैं। प्रवेश जी, आज दिल्ली में सुबह से बहुत ही गहमा गहमी का माहौल रहा है। अलग अलग मामलों में आपसे बात करेंगे, लेकिन पहले बताइएगा कि संसद में आज क्या रहा, बिल को लेकर विपक्ष इतने गुस्से में था। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि मानसून सत्र की जब से शुरुआत हुई है तब से लगातार मानसून का सत्र जो है एसआईआर के मुद्दे को लेकर हंगामा करता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन आज लोकसभा के अंदर जब गृह मंत्री अमित शाह ने 3 बिल, संविधान विधेयक 2025, केंद्र शासित प्रदेश विधेयक 2025 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2025 को लेकर जब पटल पर रखने की शुरुआत की, सीधे तौर पर कहें जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो सीधे तौर पर विपक्ष ने आज अपने और भी ज्यादा तीखे या आक्रामक तेवर कहें वो दिखाए, हंगामा किया, भरपूर हंगामा किया। कहीं ना कहीं गृह मंत्री अमित शाह को रोका और इसके अलावा मैं बता दूं कि स्पीकर ने 2 बार सदन को जो है स्थगित किया। कहीं ना कहीं सीधे तौर पर कहूं जो आज एक बिल जो संविधान विधेयक 2025 था उसमें कहीं ना कहीं सभी पूरे विपक्ष की बात करूं तो पूरी तरीके से उनको नामंजूर था। गृह मंत्री अमित शाह ने जब बोलना शुरू किया तो उन्होंने बताया कि जो ये संविधान विधेयक 2025 है इसमें आपराधिक मामलों में अगर कोई प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या कोई भी मंत्री संलिप्त होता है और लगभग 30 दिन वो लगातार पुलिस हिरासत में रहता है तो 31वें दिन स्वतः ही उसका पद जो है मुक्त हो जाएगा। लेकिन कि जिस समय ये शब्द का प्रयोग किया तो पूरा विपक्ष एकजुट हो गया और चिल्लाना शुरू कर दिया और बिल की कॉपी तक फाड़ के जो है गृह मंत्री अमित शाह के पास तक फेंकी गई। उसमें विशेष रूप से दो सांसद जो मैं आपको बता दूं, एक तो मनीष तिवारी और दूसरे AIAM के सांसद असुद्दीन ओवैसी, दोनों खुलकर सामने आए। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि ये देश विरोधी बिल है और कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र के लिए खतरा भी है। जी प्रवेश, वैसे तो विपक्ष मानसून सत्र में एसआईआर को लेकर पहले दिन से हंगामा कर रहा है, लेकिन आज विपक्ष कुछ ज्यादा ही हमलावर दिखा है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैंने बताया ना जैसी ये जो बिल है संविधान का जो बिल है विधेयक 2025, इसमें संशोधन जो है वो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री को लेकर है। क्योंकि कई बार हमने देखा है किसी पद पर रहते हुए अगर किसी के ऊपर आरोप लगते हैं और वो हिरासत में होता है, जैसे कि हमने अरविंद केजरीवाल का मैं उदाहरण दूं तो वो जेल में बंद थे लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने पद पर बने रहे। लेकिन अगर ये बिल पारित होता है या ये कहूँ पास होता है तो ऐसे समय में उनका जो पद है वो 31वें दिन स्वतः ही हट जाएगा। लेकिन इस बिल की एक सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बता दूं कि अगर अदालत में या कोर्ट में कहें आप निर्दोष साबित हो जाते हैं तो वो जो पद है वो आपको स्वतः ही मिल जाएगा। ये इसमें बहुत अच्छी बात भी मैं कहूंगा कि है। लेकिन पूरे विपक्ष को ये नामंजूर है, पूरा विपक्ष इसको लेकर हंगामा कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि ये बिल जो है किसी भी प्रकार से देश में लागू नहीं होने चाहिए क्योंकि ये बिल भारत में पुलिस व्यवस्था को बढ़ावा देगी। और सीधे तौर पर कहूं तो असुद्दीन ओवैसी ने तो यहाँ तक कहा है कि ये कार्यकारिणी एजेंसियों के साथ साथ न्यायाधीशों को जल्लाद बनाने की ओर खुला अग्रसर कर देगी। तो कहीं ना कहीं पूरा विपक्ष जो है इस बिल के विरोध में है, बिल के खिलाफ है। वो नहीं चाहता कि ये बिल पारित हो या ये कहे पास हो। जी प्रवेश जी, पूरी जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। आप हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि अभी और भी जानकारी आपसे लेनी है। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। उपराष्ट्रपति चुनाव की विसास बीत चुकी है और दोनों पक्ष सावधानी
के एक एक मोहरा चल रहे हैं। एनडीए प्रत्याशी सीपी राधाकृष्णन ने आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया है और पीएम मोदी ने नामांकन की कमान खुद संभाली है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री व भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा उनके प्रस्तावक बने हैं। ललन सिंह, चिराग पासवान, जीतन मांझी, अनुप्रिया पटेल समेत एनडीए घटक दल के तमाम नेता उनके साथ नामांकन कराने पहुंचे और एकजुटता का एहसास कराया है। पीएम मोदी ने अपने हाथों से राधाकृष्णन का नामांकन पत्र इलेक्शन अफसर को सौंपा और नामांकन के बाद उनको बधाई भी दी है। नामांकन के लिए जाने से पहले राधाकृष्णन ने संसद परिसर में महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण भी किया। एनडीए के बाद इंडिया गठबंधन ने अपने प्रत्याशी बी सुदर्शन रेड्डी के नामांकन की तैयारी शुरू कर दी है और आज इंडिया ब्लॉक के सांसदों से उनका परिचय कराने के बाद कल उनके नामांकन की घोषणा की गई। गठबंधन की तरफ से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कमान संभाल रखी है और दोनों पक्षों ने अपने प्रत्याशियों के लिए अधिक से अधिक समर्थन जुटाने के लिए विसात बिछानी भी शुरू कर दी है। फिलहाल सभी का फोकस दक्षिण भारत पर है और इससे दक्षिण की राजनीति में गर्माहट आ गई है और उपराष्ट्रपति चुनाव पर पैनी नजर रखने वाले हमारे दिल्ली ब्यूरो चीफ प्रवेश शर्मा बता रहे हैं अंदर की गणित। प्रवेश, वोटों की गणित तो एनडीए पक्ष में दिख रही है, फिर विपक्षी इतना उत्साहित क्यों है आखिर? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि एनडीए ने अपना उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को बनाया है और आज उन्होंने अपना नामांकन पत्र भी दाखिल कर दिया है। सबसे बड़ी बात है कि उनके इस पूरे प्रकरण में कहूँ तो प्रस्तावकों में विशेष रूप से प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित एनडीए के सहयोगी दल के कई बड़े नेता मौजूद रहे। आज जब उन्होंने नामांकन किया तो उन्होंने माल्यार्पण भी किया। विशेष रूप से उन्होंने महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो है माला अर्पण करके सीधे तौर पर एक तरीके से कहे तो एक प्रथा है, एक चलन है, उसको आगे ही बढ़ाया है। लेकिन उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है वो बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है क्योंकि एनडीए ने जो उतारा है अपना उम्मीदवार वो भी दक्षिण भारत से आते हैं और विपक्ष जिनको उतारने की तैयारी कर रहा है वो भी दक्षिण भारत से आते हैं। तो ये अपने आप में चुनाव इस बार दक्षिण वर्सेस दक्षिण होने जा रहा है और सीधे तौर पर कहूँ तो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है उसमें एनडीए का जो गणित है वो सीधे तौर पर अपने उम्मीदवार को जीत की ओर ले जा भी रहा है। लेकिन फिर भी विपक्ष अपना जो उम्मीदवार उतार रहा है तो कहीं ना कहीं इस लड़ाई को दिलचस्प बनाने के लिए या ये कहीं एक नया मोड़ देने के लिए अपना उम्मीदवार उतारने की कोशिश कर रहा है। और अब देखना होगा कि जब उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा तो उस दिन क्या क्या घटनाक्रम देखने को मिलते हैं। जी प्रवेश, देखा जाए जो माहौल बना हुआ है उससे दोनों तरफ से विसात जो है वो पूरी तरीके से बिछ चुकी है। दोनों की क्या रणनीति सामने आ रही है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं जो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होगा वो अनुच्छेद 66 के तहत होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो है लोकसभा और राज्यसभा के ही निर्वाचित और नामांकित सदस्य वोट डालेंगे और ये चुनाव पूरी तरीके से गोपनीयता के रूप में होता है। और उसमें लोकसभा की बात करें तो 544 सदस्य हैं, वहीं राज्यसभा की बात करें तो 245 सदस्य हैं। अब तो सदन के सदस्यों को मिलाकर अगर बात करें तो 788 सदस्य हैं। यही वो सदस्य हैं जो वोट करेंगे, चाहे वो पक्ष में हो चाहे वो विपक्ष में हो। अब इसमें जो गणित है आंकड़ों का मैं आपको बता दूं, 788 में से केवल 391 वोट जो उम्मीदवार जीतेगा उसके पक्ष में होने अनिवार्य है। अब ये जो 391 का जो गणित है इसी को लेकर चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो दोनों एक विसात बिछाने में लगे हुए, कुछ जोड़ तोड़ करने में लगे हुए। विपक्ष भी कोशिश कर रहा है कि ये गणित जो है सरकार का थोड़ा सा हिला दिया जाए ताकि सरकार को ये लगे कि आखिर विपक्ष ने अपना जो है एक उम्मीदवार अच्छा उतारा। लेकिन मैं आपको बता दूं एनडीए के पास लोकसभा में 293 सदस्य हैं तो वहीं राज्यसभा में 129 है। दोनों का अगर टोटल करें तो 422 सदस्य उनके पास मौजूद है। तो 391 का आंकड़ा वो बढ़, लेकिन विपक्ष उनको रोकने की कोशिश में जुटा हुआ है। जी हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहे हैं। और अगली खबर की बात करें तो वो भी दिल्ली से है, जहां पर आज सुबह सीएम रेखा गुप्ता पर जनसुनवाई के दौरान एक युवक ने हमला कर दिया। राजकोट गुजरात से दिल्ली पहुंचा डॉग प्रेमी शिकायती प्रार्थना पत्र देने के बहाने सिविल लाइन से स्थित सीएम आवास पहुंच गया और जैसे ही उसका नंबर आया शिकायती पत्र देने के साथ तो वो सीएम पर जोर जोर से
चिल्लाया और थप्पड़ मारने की पूरी कोशिश की। सीएम पीछे हटी तो हाथ पकड़कर खींचा और बाल पकड़ लिए। जब तक पुलिस पहुंची उसने हैंडबैग से हमला कर दिया और बचने में सीएम कुर्सी और मेज से इस दौरान टकरा गई, जिससे कि उनके हाथ और कंधे पर चोट भी आई है। वही हमले में सीएम आवास में अफरा तफरी का इस दौरान माहौल बन गया। सुरक्षा कर्मियों ने हमलावर को दबोच लिया और उसे सिविल लाइंस थाने ले गई। पूछताछ में पकड़े गए शख्स ने अपना नाम राजकोट गुजरात निवासी राजेश भाई खिमजी सकरिया बताया है। वही पूछताछ में वो बार बार लगातार बयान बदलता रहा। पता चला है कि वो 24 घंटे से वो सीएम आवास और शालीमार में उनके निजी आवास की रेकी उसने की थी और वो एक दिन पहले ही ट्रेन से दिल्ली पहुंचा था और गुजराती भवन में रुका था। वहीं दिल्ली पुलिस उसके खिलाफ हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया गया है और डॉग प्रेमी की जो कहानी है उस पर शक जताया जा रहा है। अधिकारियों ने युवक के बारे में और जानकारी के लिए गुजरात पुलिस से संपर्क भी किया। हमलावर युवक की मां ने ये बताया है कि बेटा पशु प्रेमी है और पिछले दिनों कुत्तों के खिलाफ आदेश से वो परेशान और नाराज था। पुलिस और आईबी फिलहाल हमले का सही कारण जानने के लिए गहन पूछताछ के साथ गुजरात पुलिस के जवाब का इंतजार भी कर रही है और इस हमले पर राजनीति भी शुरू हो गई है। दिल्ली सरकार के मंत्री इसे किसी विपक्षी दल की साजिश बता रहे हैं और इसी बीच भाजपा नेता हरीश खुराना ने एक पोस्ट भी डाली है जिसमें हमलावर की फोटो गुजरात के आप नेता गोपाल इटालिया के साथ है। हमलावर राजेश पर 5 मामले पहले से ही दर्ज हैं, लेकिन 4 मामलों में बरी हो चुका है और इधर विपक्ष ने हमले की निंदा की, लेकिन साथ में सरकार पर सवाल भी इस दौरान खड़े किए हैं। पूर्व सीएम और आप नेता आतिशी ने कहा है कि लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है, तो सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि लोगों में सरकार के प्रति नाराजगी है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने हमले की निंदा की है और साथ ही ये भी कहा है कि कुछ दल नफरत की राजनीति करते हैं, इसलिए इस तरह की घटनाएं जो हैं वो सामने आती हैं। दिल्ली कांग्रेस देवेंद्र यादव ने कहा है कि निंदितों साथ में कहा कि सीएम ही दिल्ली में सुरक्षित नहीं है तो आम महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी आखिर कौन लेगा। उधर पुलिस अफसरों और सीएम की सुरक्षा की समीक्षा की और सीएम आवास की सुरक्षा को भी बढ़ाया गया है। वही सीएम रेखा गुप्ता पर हमले की देखिए ये खास रिपोर्ट। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर बुधवार को जन सुनवाई के दौरान हमला हो गया, जिसमें वो घायल हो गयी। दरअसल सीएम रेखा गुप्ता बुधवार सुबह लोगों की समस्याएं सुन रही थी। इसी दौरान अपनी समस्या लेकर आए एक शख्स ने उन पर हमला कर दिया। हमले में रेखा गुप्ता के सिर पर चोट लगी है। वहीं घटना के चश्मदीदों ने बताया कि शख्स अपनी बारी का इंतजार कर रहा था और अचानक शख्स ने रेखा गुप्ता पर हमला कर दिया। हम जब आए थे जन सुनवाई के लिए, हमारी गाड़ी चोरी हो गई थार, तो हम उस जन सुनवाई के लिए आए थे। तो हम जब से एंट्री गेट पर करने लगे तो इनके द्वारा बोला गया कि मुख्यमंत्री जी की तबीयत खराब हो गई है। जबकि हमारे सामने जो है एक लेडी रोती हुई गई। जब हमें पता चला कि तो अंदर जो है मुख्यमंत्री जी के किसी ने चांटा मारा है। ये हमें खबर सूत्रों से मिला, मतलब पता चला है यहाँ पर। नहीं, हमने नहीं देखा, हमने देखा नहीं कि हमला किसने किया, लेकिन लेडी जो है यहाँ से रोती हुई गई हमारे सामने। जी, हम अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। जन सुनवाई हम भी आए हुए थे, क्योंकि अगले भी आए हैं। हम 6 तारीख को आए थे। मैडम ने बड़ा ध्यानपूर्वक सुना था, लेकिन आज जो हुआ है बहुत ही निंदनीय घटना है। ये इस तरह से नहीं होना चाहिए। जो भी व्यक्ति किया है उसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। वहीं पे जन सुनवाई में अपने के लिए आए थे, बस मार्शल हैं हम लोग। वहीं पे हमारे सामने की घटना है। वहाँ पर एक लड़का आता है और वहाँ पे अपना लाइन से निकल करके सीएम साहब के पास जाके एकाएक जो नहीं बोलते हैं हमला कर देते हैं। ये बहुत ही निंदनीय घटना है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये हमारे सीएम साहिबा के ऊपर जो भी हमला हुआ बहुत ही निंदनीय घटना है। सीएम रेखा गुप्ता के हमले के बाद बीजेपी नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए शख्स पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। साथ ही उन्होंने इस घटना की जमकर निंदा की। सुबह जन सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री जिस तरह से जनता के बीच में रह के लगातार बात करती हैं, वो बात कर रही थी। ऐसे में एक शख्स उनके पास आता है, कुछ कागज आगे रखता है और अचानक उनका हाथ पकड़कर उनको खींचने की कोशिश करता है। और उस दौरान थोड़ी सी धक्का मुक्की जो होती है तो कुछ स्वर उनका शायद हल्का सा लगा है किसी कोने पे, और उसके बाद तत्काल लोगों ने उसको पकड़ लिया है। कौन है वो आदमी, क्या उसकी जानकारी है, पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। देखिए क्या साजिश है पता लग जाएगा, लेकिन जो भी है बहुत ही खराब नीयत के साथ किया गया है।
नफरत के साथ किया गया ये हमला। ये नफरती हमला है। और एक महिला मुख्यमंत्री जो रात दिन दिल्ली की सेवा कर रही है, इतनी नफरत के साथ उनके ऊपर हमला करना, ये माफ नहीं किया जा सकता। और कानून भी इसे माफ नहीं करेगा, दिल्ली के लोग भी माफ नहीं करेंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री सिर्फ एक मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होती, पूरी दिल्ली की वो प्रतिनिधि है। और वो ऐसी मुख्यमंत्री है जिनके प्रति पिछले 5 महीनों में उनके काम को देखते हुए दिल्ली की जनता का बहुत स्नेह, सम्मान, अपनापन उनके लिए है। तो ऐसी जो लोगों के बीच में जाकर काम को समझने वाली मुख्यमंत्री अगर हमला होता है तो ये डेफिनेटली कंडम होना ही चाहिए और इस व्यक्ति की पूरी जांच होनी चाहिए और जांच में इसका पूरा निचोड़ निकलना चाहिए कि ऐसा करने की वजह क्या थी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले पर विपक्षी दलों के नेताओं ने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। वहीं आरोपी की मां और पड़ोसी ने बताया कि शख्स महादेव का भक्त है और वो इस तरह का काम नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि वायलेंस इन एनी फॉर्म इज हाईली कंडेम्नेबल एंड हैज नो प्लेस इन एनी सिविलाइज्ड सोसाइटी। हमारा डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में ऐसा अटैक को कोई रूम नहीं है, स्पेस नहीं है। हम इसको निंदा करता हूँ। महादेव भगत से आज वक्त तो दिल्ली गयो पप्पा फोन કર્યો તો કે હું દિલ્હી છું કે શા માટે તો કે કુતરા માટે બીજું કઈ બોલ્યો નહીં એ કુતરા માટે ગયા આમાં વિડિયો આવ્યો તો કુતરાનો એટલે એમાં વિડિયો એમાં આવ્યો તો આ કુતરાને બહાર મૂકી આવો કે આ બધા નુકસાન કરે છે। ऐसा हो ही नहीं सकता है क्योंकि आदमी सीधा है। तो यहाँ बस पशु पंछी का ख्याल रखते हैं, खाना पीना ये सब गांव में से ढूंढ के भी इसको गाय को खिलाते हैं, कुत्ते को खिलाता है, पशु पक्षी का बस ऐसा ही काम करता है। और शंकर भगवान का बहुत बड़ा भगत है। और वो रिक्शा चलाता क्या? हाँ, रिक्शा चलाता है। उसका दिमाग कैसा, मतलब दिमाग जरा टेढ़ा है। वो बाहर के लिए, यहाँ तो अभी तक को कभी बोला नहीं, 5-6 साल में कभी भी नहीं बोला। हमले के बाद जन सुनवाई कर रही सीएम रेखा गुप्ता को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। वहीं हमला करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही शख्स से पूछताछ जारी है। तो इस पूरे घटनाक्रम को लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी आना शुरू हो गई हैं और राजनीति भी हो रही है। जहां विपक्षी एक तरफ इस पूरे घटनाक्रम को निंदनीय बता रहे हैं, तो वहीं कहीं ना कहीं इसके सहारे सरकार पर भी हमलावर हुए हैं, सरकार को भी आड़े हाथों लिया है। तो आइए इसी पूरे घटनाक्रम पर एक बार फिर से हमारे दिल्ली ब्यूरो चीफ प्रवेश शर्मा जुड़ चुके हैं, उनसे पूरी जानकारी लेते हैं और जानते हैं ताजा स्थिति के बारे में। प्रवेश, इस युवक ने गुजरात से दिल्ली आकर ऐसी हरकत की है, क्या है इसकी वजह? बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं कि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं वो हर बुधवार को एक जन सुनवाई का कार्यक्रम करते हैं जिसमें आम जनता जो है, पूरी दिल्ली के जो लोग हैं उनमें से वो चुनिंदा लोगों की समस्या को सुना जाता है जो काफी परेशान है। और वो हर बुधवार को इसी तरीके का प्रकरण चालू किए हुए थे। और आज सुबह अचानक से इस युवक ने, जैसे ही उसका नंबर आया, उसने अपनी जन सुनवाई कार्यक्रम में शिकायत के लिए पत्र को बढ़ाया तो तुरंत उसने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का हाथ पकड़ा। बताया जा रहा है कि उसने मुख्यमंत्री के बालों को भी पकड़ा और वीरेंद्र सचदेवा जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष है, उनकी अगर माने तो उन्होंने यहाँ तक कहा है कि उसने उनका सर को जो है सामने रखी टेबल पर भी मारा है। उससे मुख्यमंत्री को थोड़ी बहुत चोटें भी आई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल मैं आपको बता दूं कि वो ये खड़ा होता है कि आखिर कोई शख्स मुख्यमंत्री के इतने नजदीक कैसे चला जाता है और इतना नजदीक जाने के बाद आखिर उसने मुख्यमंत्री के ऊपर अटैक कैसे कर दिया। उनकी जो सुरक्षा कर्मी है या ये कहे कि पीएसयूज है जो उनकी सुरक्षा में खड़े थे, आखिर वो कहाँ थे? क्योंकि बताया जा रहा है कि लगभग 58 सेकंड तक उसने लगातार मुख्यमंत्री के ऊपर हमला किया है, बार बार उनको धक्का दिया है, उनके बाल पकड़े हैं। इसके अलावा बताया ये भी जा रहा है कि उस शख्स ने मुख्यमंत्री को एक थप्पड़ भी मारा है। लेकिन फिलहाल मैं आपको साफ तौर पर बता दूं कि दिल्ली पुलिस ने आज जो वहां पर मौजूद लोग और सुरक्षा कर्मी थे उनकी सहायता से पकड़कर हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ कर रही है। दो बातें निकलकर सामने आ रही है। एक बात सामने निकलकर यह आ रही है कि उस शख्स का कोई परिवार का जो करीबी है वो दिल्ली की किसी जेल में बंद है, उसकी वो शिकायत लेकर वो वहां पर आया था। और दूसरी उसकी माँ का एक बयान आ रहा है जिसमें वो उसको एक डॉग प्रेमी बता रही है। लेकिन दिल्ली पुलिस की बात करें तो अभी तक कोई आधिकारिक तौर पर कोई बयान नहीं आया है, तो अभी इस पे कुछ भी कहना हमें इंतजार करना होगा क्योंकि दिल्ली पुलिस इस पे पूरी जांच करने के बाद एक बयान जारी करेगी। जी
तो प्रवेश जी, बिल्कुल सही आपने भी सवाल उठाया कि मुख्यमंत्री तक पहुंचना कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्योंकि हाई सिक्योरिटी होती है और इसके बीच में वो शख्स मुख्यमंत्री तक पहुंच गया, थप्पड़ मारने की कोशिश की और जब इसका बचाव किया उन्होंने तो बाल उनके पकड़ के खींचे। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इस सिक्योरिटी पर भी सवाल खड़ा होता है। और सबसे बड़ी बात कि वो उस व्यक्ति के हाथ में ना तो कोई औजार था ना ही कोई हथियार था, इसके बाद में भी वो वहां तक पहुंच गया। इससे साफ तौर पर यह जाहिर होता है कि वो सिर्फ अपनी भड़ास या अपने गुस्से को उतारना चाहता था। फिलहाल प्रवेश जी, हमें ये जानकारी देने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो रुक करेंगे अगली खबर पर। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ राजभवन में आज विष्णुदेव साय कैबिनेट में 3 नए मंत्रियों की एंट्री हुई है और राज्यपाल ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। साय मंत्रिमंडल विस्तार के साथ दोबारा विभागों का बंटवारा किया गया है और मंत्रिमंडल विस्तार और इस बंटवारे से मुख्यमंत्री साय ने न केवल जाति समीकरण सुधारे हैं बल्कि हर वर्ग तक पहुंचने की कोशिश भी की है। मंत्रिमंडल में शामिल गजेंद्र यादव को स्कूल शिक्षा, ग्रामोद्योग, विधि और विधायी कार्य विभाग, गुरु खुशवंत साहब को कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा और रोजगार, अनुसूचित जाति विकास विभाग और राजेश अग्रवाल को पर्यटन, संस्कृति, धार्मिक न्यास और धर्म विभाग सौंपा गया है। और शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी विधायकों के साथ प्रदेश के तमाम बड़े अधिकारियों की मौजूदगी भी रही है। तो आइए इस दौरान वहां पर देखते हैं कि क्या कुछ कहा गया है। पहली प्रतिक्रिया, सभी साथी नए हैं सर, सभी जो जिसका इंतजार था वो खत्म हो गया। आज हमारे 3 नए मंत्री शपथ ग्रहण किए, श्री गजेंद्र यादव जी, खुशवंत साहब जी और राजेश अग्रवाल जी, तीनों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और अब और सरकार का काम और जोश होगा। सर विभाग कब बटेंगे? विभाग मैसेज क्या देना चाहेंगे? सर विभाग 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 बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। अपेक्षाएं हैं, क्या लगता है? इसीलिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है माननीय मुख्यमंत्री श्री साय जी ने मुझ पर विश्वास दी है। इसीलिए मैं उनको सबसे पहले तो हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारे जो सिस्टम है इसके हमारे संगठन महामंत्री संगठन हमारे और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री नीरज सिंह, हमारे कौन भाई साहब हैं, हृदय से उनका धन्यवाद करता हूँ। मुझ पर इतना बड़ा विश्वास है। मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं उनके विश्वास में खरीद करने का पूर्ण रूप से प्रयास करूँगा। और जो हमारे पूज्य दीनदयाल उपाध्याय जी के जो विचार हैं अंत्योदय तक, उस विचार को ले जाने का प्रयास करूँगा और आखिरी और अंतिम व्यक्ति में बैठे हुए, अंतिम कुर्सी में बैठे हुए, अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को बात करने का अपने राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व, हमारे मुख्यमंत्री साय जी, हमारे सभी पार्टी के वरिष्ठ नेता, सभी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। कैसा लग रहा है? क्योंकि पहली बार मौका लगा है, पहली बार जीत के आए। सबसे पहले तो सरगुजा की जनता का बहुत बहुत आभार, जिन्होंने मुझे यहाँ पहुँचाया है और उनका जो अपेक्षा है उस पर निश्चित रूप से हमारे नेतृत्व ने विश्वास किया है, तो मैं भी खरा हूँ। तो मंत्रिमंडल विस्तार के बारे में ज्यादा जानकारी के साथ हमारे छत्तीसगढ़ ब्यूरो चीफ लाल शाह हमसे जुड़ गए हैं। लाल शाह जी, बताइए कि 3 नए मंत्रियों को मंत्रिमंडल में शामिल कर क्या संदेश दिया गया है? जी नेहा जी, मैं आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ के लिए ही बहुत ही बड़ी बात है कि आज 3 नए चेहरे मंत्री पद की शपथ लिए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की कैबिनेट बैठक में ये लोग पहले ही निर्णय कर चुके थे, लेकिन देना है किसको, इसका तय आखिर हो ही गया और आज उनकी शपथ ग्रहण भी हो ही गया समारोह में, जिसको लेकर के छत्तीसगढ़ के लिए 3 नए चेहरे तो मंत्री का मिल गया। और मुख्यमंत्री ने बोले भी है अपने बाइट में कि इन लोग छत्तीसगढ़ महतारी के लिए और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सपना को साकार करेंगे और एक अच्छा मंत्री का जो दायित्व होता है उसको निभाएंगे। तो लाल शाह जी, हमसे जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ प्लस।